हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं टुडेस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का एक पोर्शन दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था दैट वाज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट दैट वाज टर्म्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये भी पढ़ा है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स इच रेज्ड टू देयर पावर व्हिच इज इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज रिप्रेजेंट in the balanced chemical equation, that is nothing but the law of mass action, or in other ways you have remembered that the rate of a reaction is directly proportional to the active masses of the reactants, है ना। ये आपने पढ़ा था, that is law of mass action में। तो here also you can apply the law of mass action for knowing the rate of a reaction, यानी reaction कितने स्पीड जाता है, तो we can determine also by applying the law of mass action, ठीक है ना। अभी देखिए हमने यहाँ लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ मास एक्शन, और हमने एक लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द रेट लॉ। तो व्हाट इज रेट लॉ विल डिस्कस जस्ट नाउ। वी आर डिस्कसिंग रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आप देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने आपको बताया द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द molar concentration of the reactants each raised to their power which is equal to the stoichiometric coefficients as represent in a balanced chemical equation, ठीक है ना। तो हमने लिखा है रेट रिएक्शन R इज इक्वल टू K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ और रेट कांस्टेंट, तो यहाँ R इज इक्वल टू K इज इक्वल टू A टू द पावर A B टू द पावर P, बिकॉज ये वी हैव टेकन कॉन्स्टेंट रिएक्शन AAPB gives CCDD and this is a balanced chemical equation, suppose we are taking it. So rate of reaction according to law of mass action क्या होगा, R is equal to K into A to the power A B to the power P, ये आपको पता है। हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए मान लीजिए 2NO reacts with O2 other gases gives 2NO2 gas, तो R is equal to कितना होगा, K NO to the power 2 into O to the power, because NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और OT का 1 है, तो K NO होल स्क्वायर O2 1। If the concentration of NO is made double, अगर हम जब रिएक्शन चलता है प्रैक्टिकल केस में, अगर हम NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं, then rate of reaction becomes 4 times higher। एक्चुअली 4 times हायर होना चाहिए, क्योंकि NO का स्क्वायर है तो 2 to the power 2 से 4, तो NO का 4 हो जाता है। If O2 is doubled, इसको कांस्टेंट रखे, जब NO को डबल करते हैं इसको कांस्टेंट रख देते हैं, जब O2 को डबल करते हैं इसको कांस्टेंट रख देते हैं। If O2 is doubled देन ऑल्सो रेट बिकम्स डबल, तो ये रिएक्शन डबल हो जाता है, क्योंकि इसका एक है, अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो कितना डबल हो जाएगा। लेकिन इसको कांस्टेंट रखें और इसको जब डबल कर देते हैं इसको कांस्टेंट रखें, कितना 2 to the power 2 4 हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन ओबेज द लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय पुटिंग दिस फार्मूला R is equal to K N over concentration to the power 2 into O to the power 1 which is derived from this balanced chemical equation। आप समझ गए। This balanced chemical equation we are taking and calculating the rate of reaction by putting the law of mass action, because it obeys the law of mass action। In this case this reaction obeys the law of mass action, so we can calculate easily the theoretical value is equal to the practical value। वैसे कितने रिएक्शन है वो मानते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन जो थियोरेटिकल हम लिखते हैं वो मानते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर रेट निकालें तो दैट इज बिकमिंग डिफरेंट, दैट बिकम्स डिफरेंट, वो अलग हो जाता है, वो बिल्कुल ओबे नहीं करता है लॉ ऑफ मास एक्शन को, अगर करता भी है लेकिन उसमें से वेरिएशन हो जाता है। कैसे, आप देखिए हमने वही इक्वेशन ले रहे AABBCCDD, आज पर रेट लॉ क्या होगा, R is equal to K A to the power X into B to the power Y। हमने A B के जगह XY हमने लिखा है, स्मॉल A स्मॉल B के जगह XY हमने लिखा है। हो यार X is equal to A हो सकता है और X is not equal to A हो सकता है। कितने केस में X A के साथ बराबर हो सकता है और कहीं भी X A के साथ बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ भी Y भी B के साथ बराबर हो सकता है, Y B के साथ बराबर नहीं हो सकता है। आप समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ।
rate law is that law which is purely based on the experimental value of the concentration of the reactions which is carried out। आप समझ गए, इसका ये थियोरेटिकल वैल्यू था। जब यहाँ हम निकालते हैं, यहाँ क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं, तो इट टोटल इट दिस रेट लॉ डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑब्जर्वेशनल वैल्यू ऑफ दिस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो इनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये इसके साथ बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ एक्स वाई का वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आप समझ गए, तो यहाँ जो एक्स वाई का वैल्यू ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ के इक्वल टू आर डिवाइड ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई, एक्स वाई में भी फ्रैक्शन और जीरो। आप समझ गए। तो रेट लॉ अगर हम बोलेंगे क्या हुआ, रेट लॉ, rate law is the law in which rate of a chemical reaction depends upon the practical value or experimental value determined by the experience of the molar concentration of the reactants। आप समझ गए। and our rate of reaction is equal to the product of molar concentration of the reactants each raised to their coefficient that is not given in the balanced chemical equation but which is determined बाय द एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस। यानी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम पावर देते हैं उसका यहाँ लिखते हैं पावर, ये क्या होता है, इसमें रिएक्शन में नहीं होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नहीं होता है, बल्कि इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। देखिए कि एग्जांपल लेने से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 2NO2 + F2 gives 2NO2F। ये एक रिएक्शन है। अगर R = K हम ले अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, क्या हो जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, KNO2 to the power 2 and F to the power 1। ठीक है ना। अगर ये रिएक्शन हम देखते हैं तो क्या ये भी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 मेक्स डबल। अगर इसका हम डबल कर देते हैं और इसको कांस्टेंट F2 को कांस्टेंट रख देते हैं तो क्या होता है, देन रेट आल्सो बिकम्स डबल। यानी इसका अगर हम डबल करते हैं तो कितना होना चाहिए, 2 to the power 2 यानी 4 गुना होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, वो डबल में रह जाता है। और क्या होता है, सो इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन मानता नहीं, क्योंकि अगर मानता तो कितना होता, 4 टाइम्स हो जाता, 2 to the power 2 कितना होता, 4 गुना हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना नहीं होता है, क्या होता है, डबल हो जाता है। यानी NO2 का ये सिंगल जितना था हम डबल कर दिए तो डबल ही होता है, 4 गुना नहीं होता है। और क्या होता है, व्हिच इज ओबे बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल। ये NO2 जब मानता ही नहीं तो ये क्या होता है, यहाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए आप। तो हियर क्या हुआ, इट डिड नॉट ओबे द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये किसके ऊपर डिपेंड किया, जो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऊपर डिपेंड किया। हम देखा यहाँ NO2 का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना ही होता है, लेकिन 4 गुना नहीं होता। तो ये क्या होता है, R = K NO2 to the power 2 F to the power 1। यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया, इज नॉट इक्वल टू A, यानी ये स्मॉल a के साथ बराबर नहीं हुआ, बल्कि कितना हो गया, 2 = 1 हो गया, यानी उसका कम हो गया। वो x का वैल्यू डिड नॉट बिकम = A, वहाँ A नहीं हुआ। आप समझ गए अभी। तो अगर हम यहाँ K = लिखे तो क्या होगा, R डिवाइड बाई A to the power x into B to the power y। समझ गए। तो दिस इज रेट कांस्टेंट एज पर द रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एज पर द रेट लॉ। तो बच्चों अभी यहाँ देखिए, अगर ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम देखें और रेट लॉ देखें, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन ये दो चीजें, अगर रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन देखें, यानी K और R हम देखें, K हो गया रेट कांस्टेंट और R हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आपको ये समझना चाहिए, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और किसके ऊपर करेगा, टेम्परेचर के ऊपर करेगा। हम जब पहले पढ़े थे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन रेट कांस्टेंट और क्या होगा, रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, देखिए K = R डिवाइड बाई A to the power B to the power y। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया तो रेट तो अपने आप बढ़ जाएगा ना, तो रेट बाई डिवाइड क्या हो जाएगा, वही K हो जाएगा। समझ गए आप। तो K रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, आप समझ गए। लेकिन ये करता है डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, आप इसको याद रखिए, डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये लेकिन टेम्परेचर का डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर
ऑन टेम्परेचर, ये दोनों ही डिपेंड करते हैं, ये भी डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पे कौन डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ओनली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट डिफर नहीं करता है। आप समझिए, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिए। हाँ, तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल वैल्यू, व्हेयरएज रेट लॉ इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल वैल्यू। ठीक है, नाउ विल डिस्कस द मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। So what mean by molecularity of a reaction? First you see what is the definition. Molecularity of a reaction is defined as the number of reactant species, atoms, ions or molecules which collide simultaneously to bring about a chemical change or chemical reaction. क्या इसका मतलब? मोलिकुलरिटी उसे कहते हैं एक समय पर कितना मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आते हैं और अपने आप में कोलाइड होते हैं, सो दैट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। समझ गए? ये थोड़ा सा आप देखिए, जब कोलिजन होता है, कोलिजन मैक्सिमम कितने तरह के हो सकते हैं? अगर कोलिजन होगा, हम दो आदमी सामने सामने कोलाइड हो सकते हैं, मैं एक मॉलिक्यूल और दूसरा आदमी को मॉलिक्यूल, तो दोनों सामने सामने एक तरह से धोखा हो सकते हैं ना, कोलाइड हो सकता है। और हमारे साथ कितना हो सकता है? एक आदमी और अगर आया तो हमारे इधर हो सकता है, क्योंकि आप समझिए एक फंडामेंटल बात है, 3D लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ, है ना। तो मैक्सिमम कोलाइजन एट ए टाइम may happen of 3 molecules, not more than 3 molecules or 3 atoms or 3 ions, not more than that, क्योंकि 3 से ज्यादा कोलिजन साइमल्टेनियसली हो नहीं सकता है, एक बार में हो नहीं सकता है। हाँ, एक बार हुआ दोनों के बीच में कोलिजन, वो कोलिजन खत्म हो गया, फिर तीसरा आएगा, उनके बीच में कोलिजन हो सकता है, लेकिन एक साथ तीनों का मोर देन 3 कोलिजन असंभव है। आप इसको याद रखिए, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है मॉलिक्युलरिटी किसे कहते हैं? द मॉलिक्यूलर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज और नंबर ऑफ रिएक्टर्स, कितने एक बार में आते हैं, साइमल्टेनियसली आते हैं और अपने आप में कोलाइड करते हैं टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करने के लिए कितने एक बार में वो अपने आप कोलाइड होते हैं। तो अब देखिए, हमने एक रिएक्शन लिखा है, एग्जाम्पल N2O5, अगर डिकम्पोज होता है तो एक ही रिएक्टेंट है, वो अपने आप डिकम्पोज होता है, तो क्या होता है? N2O4 प्लस आप इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, यानी एक मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंज। और अगर दूसरा हम लेते हैं CH3COTH5 प्लस NaOH गिव्स CH2Na प्लस C2H5OH, दैट इज बाइमोलिकुलर, बिकॉज यहाँ 2 मॉलिक्यूल है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2H, दिस इज ट्राइमोलिकुलर, बिकॉज यहाँ 2 और 1। अगर हम ऐसे लिखते हैं 4HBr प्लस O2 2H2 प्लस Br2, आप बोलेंगे सर ये 4 और 1 5 होगा, लेकिन 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं होगा। मैंने आपको पहले समझाया 3 से ज्यादा कभी मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 3। तो यहाँ क्या होगा? दिस रिएक्शन विल अंडरगो ऑन सेवरल स्टेप्स। हमने यहाँ 2 स्टेप लिखा है और ये 2 स्टेप जाएगा, तो आखिर में मिला के यही बनेगा 2H2 प्लस Br2 4HBr प्लस O2। आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर मोर देन ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप समझ गए? इसको बिल्कुल नोट कीजिए, है ना। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज ए होल नंबर, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द दैट इज थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। नो मीनिंग टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसका कुछ मीनिंग नहीं, क्योंकि अगर हम लिखते हैं 4 + 1 5 लिखते हैं यहाँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हमने बोला 3 से ज्यादा नहीं है, और ये कितने स्टेप में होता है? 1 2 और 3 और 2 होता है स्टेप, तो 4 स्टेप में होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बराबर। लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनके स्टेप्स के ऊपर, ठीक है ना। और नेवर एक्सीड्स 3, ये कभी 3 से ज्यादा होता ही नहीं। समझ गए? मॉलिक्युलरिटी नेवर एक्सीड्स 3 और नेवर बिकम 0, 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो चाहिए ना। और ऑलवेज ए होल नंबर, हमेशा एक होल नंबर होता है। और नो मीनिंग टू कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई मतलब इसका नहीं है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह नोट कीजिए, ठीक है ना। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, उसके बाद गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑन द दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, नो। तो आप देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द कांस्टेंट टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, order of a reaction is purely determined on the basis of rate law. Rate law means the law which is based on the experimental value.
तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इट इज हैविंग इमेंस इंपोर्टेंस, इसका इंपोर्टेंस बहुत है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी थ्योरी का वैल्यू के पर तो डिपेंड नहीं करता है। तो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सो इट इज हैविंग वेरी मच इंपोर्टेंस इन द रिएक्शन। तो क्या बोला, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स। मान लीजिए हम एक रिएक्शन ले रहे हैं तो कर रहे हैं x प्लस y प्लस p प्लस दिस p प्लस q। तो यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, अगर दिस इज बेस्ड ऑन द रेट लॉ, दिस इज बेस्ड ऑन द रेट लॉ, यानी ये जो कोएफिशिएंट है x और y है दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये बोल रहे हैं ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर विल बी x प्लस y, क्योंकि इनका पावर कितना है, x होगा y होगा, हम लिखेंगे ना r इज इक्वल टू k x टू द पावर x into y to the power y. So here x y based on the experimental value, तो order will be x plus y because it is based on the rate law, not the theoretical law. Theoretical value समझ गए, लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेट लॉ को डिपेंड करता है, यानी इसका जो कोएफिशिएंट है ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन, सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन से इसको हम निकाल नहीं सकते हैं, एंड इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, हमने बताया एक्सपेरिमेंटली। इट प्रेफरेंस टू होल रिएक्शन अकर मे बी इन सिंगल और मल्टीपल स्टेप, ये सारे रिएक्शन को डिस्कस करता है, एक रिएक्शन सिंगल स्टेप या डबल स्टेप को नहीं कर सकता, बिल्कुल करना पड़ेगा सभी को। और ऑर्डर किसका होगा, कितना स्पीड रेट का, और जो स्पीड रिएक्शन का निकलेंगे कौन सा होगा, जो सबसे स्लो जाता होगा, फास्ट नहीं, जो सबसे स्लो जाता होगा उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद वैल्यू में भी जीरो, होल नंबर और फ्रैक्शन, जीरो हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। कैन नॉट एक्सीड 3, ये भी 3 से ज्यादा नहीं होगा, और डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन के कंडीशन पर डिपेंड करता है कैसे रिएक्शन, ठीक है। इसको आप बिल्कुल नोट कीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर। ओके बच्चों, यू सी दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आर देयर, you can see this, you can note this also. Number 1 zero order reaction, first order reaction, second order, third order, more than third order that is higher order, fractional order और pseudo order। इसका मतलब क्या है, नंबर 1 अगर हम डिस्कस करते हैं, जीरो ऑर्डर इज दैट रिएक्शन इन which the rate of the reaction does not depend upon the कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। एक एग्जांपल हम ले रखा है, H2 plus Cl2 gives to HCl, दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, आपको याद है। यहाँ अगर हम H2 का और Cl2 का कुछ कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द फोटॉन्स फ्रॉम द सन रे इट ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन atoms of hydrogen molecule and between the atoms of the chlorine molecule and they combine to form HCl, ठीक है। तो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लिखें, कैसे लिखेंगे आप देखिए, तो R इज इक्वल टू, मान लीजिए एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है A, so we can put the power is 0 because that is zero order reaction, so we can write R is equal to A to the power 0, concentration of A to the power 0, so this represents जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अभी दूसरा देखिए, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी आर ऑलवेज टेकिंग द रेट लॉ, वी आर टेकिंग द रेट लॉ मीन्स दैट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्वेशनल वैल्यू, नॉट थ्योरेटिकल वैल्यू। सो फॉर फास्ट रिएक्शन यू सी N2O5 gives N2O4 plus I have O2, so here the reactant is N2O5, so how can we write R is equal to A to the power 1, we can take here K, that is constant, R is equal to K A to the power 1 because here only one reactant is there participating, okay। For second order, here I have taken another example, if two reactants are participating or two reactant molecules are colliding each other to initiate the reaction or to cause the reaction, that is second order reaction, H2 plus I2 gives to HI, here two reactants are there, so what will happen here, R is equal to K A to the power and B, two reactants are there,
So here what will be the, that is the coefficient will be in reactants, no. So in third order reaction like this, 2SO2 plus O2 gives 2SO3, so we can write like this. Much higher order यानी ऑर्डर ऑफ अगर हम 3 से ज़्यादा लेंगे दैट इज इम्प्रोबेबल, यानी दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने पहले से बोल रखा है कि 3 से हायर ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता, तो ये इम्प्रोबेबल, हायर ऑर्डर इम्प्रोबेबल। सेकंड वन इज फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या है, जिसमें अगर हमारा जो रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी फ्रैक्शन, दैट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हमने यहाँ का एग्जाम्पल लिखा है H2 + Br to 2HBr। यहाँ क्या होगा, द रिएक्टेंट्स जो कोएफिशिएंट होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट विल बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। अब लास्ट वन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इन एग्जाम में आता है स्यूडो ऑर्डर। यहाँ स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर हमने एग्जाम्पल ले रखा है CH3COO C2H5 + HCO गिव्स CH3COH + C2H5OH। यहाँ देखिए, यहाँ कितना, अगर आप देखोगे इसको बोलोगे 2 ऑर्डर वाइज 2, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स है, लेकिन बाकी ये 2 नहीं है। क्यों नहीं है ना, H2 इज कैरिड आउट हियर इन एक्सेस क्वांटिटी। जब एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है तो इसका हम नहीं करते हैं काउंट, ये रिएक्टेंट को as a reactant we are not counting, this is only single order reaction or first order reaction. If it is seen that it is a double order reaction because 2 reactants are there, but the H2 is not acting as a reactant because it is taken in very excess quantity. So here this is known as pseudo order reaction, the pseudo first order reaction. आप इसको याद रखिए, ये दिया होगा, पूछेगा what is the order of reaction, you have to write only 1 not 2 because H2 is not not accepted as a reactant, ठीक है। आपने इसको समझ गए। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा रेट लॉ के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है, ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अभी हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर आता है 1 नंबर, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, इसके लिए एक बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ व्हाट इज द that is unit of rate constant according to order, ठीक है ना। what is that formula, mole to the power 1 minus n L to the power n minus 1 second inverse, this is the general formula you have to remember where n is the order of reaction। समझ गए आप, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इन ऐसा यूनिट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ देखिए, अगर हम जीरो ऑर्डर लेते हैं तो मोल 1 मोल टू द पावर 1 minus 0 is equal to n is equal to 0, L to the power n is equal to 0 minus 1 सेकंड इनवर्स, तो कितना हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब फर्स्ट ऑर्डर देखिए, वैसे फर्स्ट ऑर्डर यहाँ फॉर्मूला में डालिए, मोल टू द पावर 1 minus 1 L to the power 1 minus 1 सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू, दिस इज मोल टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, L to the power 0 इज इक्वल टू 1, तो बचा कितना, S to the power minus 1 सेकंड इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का क्या है, S to the power minus 1 S इनवर्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर देखिए, वैसे n के जगह 2 डालिए, मोल टू द पावर -2 L to the power 2 minus 1 सेकंड इनवर्स, तो कितना हो गया, मोल टू द पावर -1 और मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। थर्ड ऑर्डर देखिए, मोल 1 - 3 L to the power 3 - 1 सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू मोल टू द पावर -2 L स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये पूरा आसान है ना, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ये समझ आ गया होगा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह देखिए, इसको नोट भी करिए, यू नोट राइट डाउन दिस नोट, राइट डाउन दिस फार्मूला, यू कैन राइट इजीली इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपको लगा कि नहीं बाकी आप समझ गए तो यू शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, ओके। ऑल्सो सब्सक्राइब केमिस्ट्री गंगा, ठीक है।